So good morning everybody. Our today's chapter is air. Yes, air. Good morning everybody. Our today's chapter is air. Air means in Hindi we say हवा और हवा we know it is all around us. Before we go to the chapter, we should go to the hot box. That is, do you know? Carbon dioxide released in the atmosphere creates a greenhouse effect by trapping the heat radiated from the earth. Radiate means होता है उत्सर्जित होना, निकलना. अर्थ से बहुत सारी हीट निकलती है. उस हीट को जो ट्रैप करती है उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड. और ऑल ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड मैनी थिंग्स रिगार्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्लोबल वार्मिंग. दोनों का ही कनेक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से है. And since carbon dioxide absorbs, traps the heat generated from the earth, it is called the greenhouse gas. तो वो गैसेस जो हीट को ट्रैप करती हैं उनको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं. And without it the earth would have been too cold to live in. और अगर ये अर्थ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती तो हमारी अर्थ इतनी ठंडी हो जाती कि हम उसमें ज़िंदा नहीं रह सकते थे. जैसा कि मून पर होता है कि देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर, देयर इज़ नो कार्बन डाइऑक्साइड. हाउएवर व्हेन इट्स लेवल इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेज ड्यू टू फैक्ट्री स्मोक और कार फ्यूम्स, द हीट रिटेन्ड इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. लेकिन जब हमारे एटमॉस्फेयर में जो हीट होती है कार फ्यूम से, स्मोक से होती है, तो उसका लेवल बढ़ जाता है और धरती का टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है. दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. ग्लोबल मीन्स होता है पूरे संसार, धरती, अर्थ, एंड वार्मिंग मीन्स हीटिंग अप. तो जब पूरे अर्थ का, विश्व का, संसार का जो टेम्परेचर है वो एकदम बढ़ने लगता है तो उसको ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे. दिस राइज इन टेम्परेचर कॉजेज द स्नो इन कोल्डेस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू मेल्ट. तब वो गर्मी बढ़ती है तो हम जानते हैं कि बर्फ पिघल जाएगी. एज ए रिजल्ट द सी लेवल राइजेज. तो नतीजा ये होता है कि सी लेवल बढ़ जाता है. कॉजिंग फ्लूड्स इन द कोस्टल एरियाज. तो कोस्टल एरिया जो समुद्र तट के नियर हैं, ऑन एरियाज ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर्स एंड ओशंस, वहाँ पर फ्लूड्स आती हैं, बाढ़ आती है. देयर मे बी ड्रास्टिक चेंजेस इन द क्लाइमेट. और ड्रास्टिक मीन्स होता है डिवेस्टेटिंग, मीन्स बहुत ज़्यादा विनाश करने वाले चेंजेस वहाँ पर हो जाते हैं. लीडिंग टू एक्सटिंक्शन ऑफ सम प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द लॉन्ग रन. और फिर जब काफ़ी समय तक ये होता रहता है तो उस पर्टिकुलर एरिया के बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स एक्सटिंक्शन हो जाता है, मीन्स ख़त्म हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं. तो अब हम चल रहे हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ. अवर अर्थ इज सराउंडेड. सराउंडेड मीन्स होता है घिरी हुई है. हमारी अर्थ घिरी हुई है बाई अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर. सर्दी लगने पर जैसे हम कंबल ओढ़ लेते हैं, लपेट लेते हैं, उसी तरीके से हमारी अर्थ जो है, धरती है, उसको पूरी तरीके से हवा के कंबल ने लपेट रखा है. ऑल लिविंग बीइंग्स ऑन द अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल. और ज़िंदगी के लिए सारी की सारी जो चीज़ें धरती पर हैं वो हवा पर निर्भर करती हैं, एयर पे डिपेंड करती हैं. इट प्रोवाइड्स अस द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सनसेट. और हवा का दूसरा काम ये है कि हमको सांस लेने के लिए गैस कार्बन डाइऑक्साइड देना और धूप की तेज़ी से, सन के अल्ट्रावायलेट रेज से हमको बचाना. विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन वी वुड बी baked alive by the heat of the sun during day and get frozen during night. और अगर ये हवा ना हो, ये ब्लैंकेट ना हो, तो हम दिन के समय तो गर्मी के मारे बेक हो जाएंगे, पक जाएंगे, हम बिल्कुल भुन जाएंगे, और रात में ठंड के मारे हम फ्रीज हो जाएंगे, हमारी बर्फ़ बन जाएगी. सो इट इज़ दिस मास ऑफ एयर दैट मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लेवल. तो ये जो हवा का मास है इसमें ही यहाँ पर धरती पर हमें रहने लायक एटमॉस्फेयर, रहने लायक एनवायरनमेंट दिया है.
नाउ कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो इस डायग्राम के थ्रू हम स्टडी करेंगे। ये हमारा एटमॉस्फेयर है, इसमें जो वाइट पार्ट है दैट इज नाइट्रोजन, दैट इज 78%, ऑक्सीजन इज 21%, आर्गन दैट इज एन इनएक्टिव गैस दैट इज 0.93%, ऑल अदर गैसेज दैट आर 0.04%। और जो हमने अभी बात की थी कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज इन एटमॉस्फेयर इन नेचुरल स्टेज दैट इज 0.03%। दैट क्लियर? तो ये डायग्राम से हमको पता चलता है कि नाइट्रोजन इज इन द हाईएस्ट क्वांटिटी एंड सेकेंड गैस इज ऑक्सीजन। ओके, अदर गैसेज हमारी बहुत ही लेसर क्वांटिटी में है। तो इन अदर गैसेज में क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज, मीन्स थोड़ी मात्रा में होती हैं। और इसके अलावा द पाई चार्ट गिव्स यू दैट परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट, जो हमने ये आपको पढ़ा था, आपने देखा। देन नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर, हवा में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में है, जो कि आपने पाई चार्ट में भी देख लिया। व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स एंड एक्सहेल इट, हम कुछ मात्रा में नाइट्रोजन को सांस के साथ अंदर ले जाते हैं फेफड़ों में, लेकिन हमारा बॉडी इसको एब्जॉर्ब नहीं करता है और इसको फिर वैसे ही बाहर भी निकाल दिया जाता है। बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल, लेकिन खास बात यह है कि प्लांट्स को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। क्यों चाहिए? ये आपको आगे बढ़ेगा। बिकॉज दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, प्लांट्स डायरेक्टली नाइट्रोजन को हवा से नहीं ले सकते। बैक्टीरिया दैट लिव इन द सोइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट फॉर्म सो दैट प्लांट्स कैन यूज इट। हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ज़िंदगी में जीने के लिए, शरीर को, बॉडी को बिल्ड करने के लिए, वो होता है प्रोटीन, और प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजन से बनता है। अब हम जो ह्यूमंस हैं, लिविंग बीइंग्स हैं, एनिमल्स हैं, वो नाइट्रोजन से प्रोटीन नहीं बना सकते हैं। फॉर दैट पर्पज़ गॉड ने हमें दिए हैं लेगुमिनस कुल के, लेगुमिनस फैमिली के प्लांट्स दिए हैं, जहाँ पर नाइट्रोबैक्टस नाम के बैक्टीरियाज होते हैं। ये बैक्टीरियाज दाल वाले पौधों की जड़ों में रहते हैं और जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको अपने आप में एब्जॉर्ब करके कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर प्लांट्स उस नाइट्रोबैक्टस बैक्टीरिया से बनाए गए एलिमेंट को लेकर उसको प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं। ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर, दूसरी गैस है ऑक्सीजन, जिसको कि बहुत बड़ी क्वांटिटी में जो हमारे अवेलेबल है। ह्यूमंस एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ, सांस लेने में जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो गैस को, ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं। आपको बता दें कि प्लांट्स भी इनहेल करने के लिए ब्रीदिंग प्रोसेस में ऑक्सीजन को ही लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का इनहेल केवल और केवल फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ही होता है। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स सन, वाटर, एलिमेंट्स, न्यूट्रिएंट्स और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और दूसरे एलिमेंट्स को प्रोड्यूस करते हैं। इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कांस्टेंट, और इस तरीके से जितनी हम ऑक्सीजन ले सांस में खर्च करते हैं उतनी ऑक्सीजन ग्रीन प्लांट्स बना देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रीन प्लांट्स और ह्यूमन बीइंग्स, फिर एनिमल्स, ये सब एक दूसरे पर डिपेंड है पूरी तरीके से, और हम इनको किसी भी तरीके से रोक नहीं सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हम ग्रीन प्लांट्स ख़त्म करेंगे तो ऑक्सीजन ख़त्म हो जाने की वजह से हम सब भी मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इफ़ वी कट ट्रीज देन दिस बैलेंस गेट्स डिस्टर्ब, जैसे पेड़ को काटना शुरू करते हैं बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इम्पॉर्टेंट गैस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड ऑक्सीजन, मैंने आपको बता दिया था फोटोसिंथेसिस यूज होता है। तो ह्यूमंस और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय ह्यूमंस और एनिमल्स सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज बाय द प्लांट्स विच मेक परफेक्ट बैलेंस। हम जितने ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं, प्लांट्स उसको
यूज़ करके हमारे लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बनाए रखते हैं। बट एट प्रेजेंट सिनेरियो इट इज़ नॉट बीइंग डन, क्योंकि हमने अपने यहाँ ग्रीनरी को कम कर दिया है और ह्यूमन एंड एनिमल पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, इंक्रीज कर दिया है। However, the balance is upset by burning of fuels such as coal and oil। जब हम तेल और ऑयल को जलाते हैं, कोयले को जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, धुआं होता है, तो उससे ये बैलेंस बिगड़ जाता है। और जब ये बैलेंस बिगड़ता है तो क्या होता है, दे एड बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर ईच ईयर। हर साल वो बिलियंस ऑफ टन्स, बिलियन पे की क्वांटिटी का फिगर देखिएगा कितनी बड़ी है, उसको ये बढ़ाते हैं, जिसके नतीजा ये होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता है और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। एंड नाउ डू यू नो व्हेन एयर इज हीटेड इट्स एक्सपेंस बिकम्स लाइटर एंड गोज अप। जब हवा गर्म होती है तो ये फैलती है, क्योंकि कोई चीज़ जब गर्मी बढ़ती है तो फैलती है। आप लोग अगर एक चेयर पे, एक बेंच पे चिपक के बैठे हुए, लेकिन जैसी गर्मी बढ़ती है आप लोग दूर दूर बैठते हैं, उसी तरीके से मॉलिक्यूल्स ऑफ द एयर एक्सपेंड, दे गेट मोर स्पेस। और जब ये हल्की हो जाती है गर्म होकर तो हवा ऊपर उठती है। कोल्ड एयर इज डेंस एंड हैवी। ठंडी हवा भारी होती है, घनी होती है। दैट इज़ वाई इट टेंड्स टू सिंक डाउन। और इसीलिए भारी चीज़ें जैसे हमेशा नीचे आती हैं, वैसे ही जो एयर है, हवा है, वो भी हमारी क्या होती है, गर्म हवा ऊपर उठती है हल्की, और भारी हवा नीचे आ जाती है। और रिजल्ट क्या होता है कि हमारे पास में काफ़ी स्पेस हो जाता है। और इस वजह से क्या होता है, व्हेन हॉट एयर राइजेज कोल्ड एयर फ्रॉम सराउंडिंग एरिया दैट इज अप टू फ्रीज इन द गैप, दैट इज हाउ द एयर सर्कुलेशन टेक्स प्लेस। तो जैसे ही गर्म हवा ऊपर उठती है, उसकी जगह लेने के लिए जो हल्की हवा है, गर्म हवा उठने के बाद जो भारी हवा है, ठंडी हवा है, वो उसकी जगह ले लेगी। यही रीज़न है कि जब आप बंद कमरे में घुसते हैं और पंखा चलाते हैं तो एकदम आपको पहले गर्म हवा मिलती है, और जब आप क्या करते हैं कि 2-3 मिनट वेट करते हैं तो फिर हमारे कमरे में ठंडी हवा आने लगती है, और जो हमारी खिड़की दरवाजे हैं वहाँ से ताज़ी हवा आकर हमारे कमरे के टेम्परेचर को मैनेज कर देती है, मेंटेन कर देती है। ये जो एक कोलाज है, इस कोलाज में आप देखिए कि ये है कि इस ग्लोबल वार्मिंग सीरियस इशू इन वर्ल्ड टुडे। ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, इस इमेज में से इतना था, ये जो आपको रेड पार्ट्स दिखाई पड़ रहे हैं, डार्क रेड पार्ट, ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, और येलो पार्ट्स पे भी एक तरह से नॉर्मल टेम्परेचर पर माने जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इसी तरीके का कोलाज बनाना है और मुझे प्रोड्यूस करके दिखाना है। आप मेरे पास तो नहीं आ सकते हैं, बट आप मेरी ईमेल पर जो कि अटैच है, मुझे कोलाज बनाकर उसका स्केच भेज सकते हैं। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, हमारा दूसरी पार्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर क्या होता है। आवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो 5 पार्ट्स में है, 5 लेयर्स में है। These are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere। हम इन सभी लेयर्स के बारे में 1 by 1 स्टडी करेंगे। ट्रोपोस्फीयर, दिस लेयर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर की सबसे इम्पॉर्टेंट है ट्रोपोस्फीयर। इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हियर। जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो यहाँ पर होती है, यानी ऑक्सीजन जो है वो हमारी इसी ट्रोपोस्फीयर में पाई जाती है। ऑलमोस्ट ऑल वेदर कंडीशंस, वेदर फिनोमिना लाइक रेनफॉल, फॉग एंड हेल अकर इन दिस लेयर। इसी लेयर में सारा कुछ होता है। नाउ स्ट्रेटोस्फीयर, एबव द ट्रोपोस्फीयर लाइज द स्ट्रेटोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर के ठीक ऊपर हमारा जो है स्ट्रेटोस्फीयर होता है। इसकी हाइट जो है अप टू 50 किलोमीटर्स होती है। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फेनोमेना, मेकिंग कंडीशंस मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग। क्योंकि इस लेयर में किसी भी तरीके का क्लाउड्स या एयर या वेसेस नहीं होती हैं, डिस्टर्बेंस नहीं होता, इसलिए इसको फ्लाइंग एरोप्लेन्स के लिए बेस्ट माना जाता है। वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ट्रोपोस्फीयर इज दैट इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन। और इसकी एक और है कि इसमें जो है ओजोन की लेयर पाई जाती है। और ओजोन लेयर क्या करती है, ये हमको सन की अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। मेसोस्फीयर, दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की थर्ड लेयर है मेसोस्फीयर, दैट यू कैन सी इन दिस इमेज। ये आपका मेसोस्फीयर है। नीचे आप देखिए ट्रोपोस्फीयर जहाँ पे हम रहते हैं, जो कि माउंट एवरेस्ट की हाइट से ऊपर तक गई हुई है, 10 किलोमीटर की हाइट तक है ये। उसके बाद आपका जो है
10 से लेकर और अराउंड 45 किलोमीटर तक का आपका स्ट्रेटोस्फीयर होता है। स्ट्रेटोस्फीयर के बाद मेसोस्फीयर होता है। और जो पॉज लिखा हुआ है, ये पॉज का मतलब है कि इस जगह पर पहले वाली लेयर रुक जाती है और दूसरी लेयर स्टार्ट हो जाती है। तो मेसोस्फीयर लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फीयर, इट एक्सटेंड्स अप टू हाइट ऑफ 80 किलोमीटर की हाइट तक जाती है। मीटेराइट्स यानी कि जो आसमान से, यूनिवर्स से जो बहुत बड़े बड़े लम्प्स आते हैं, बहुत बड़े बड़े स्टोन्स आते हैं और जिनको मीटेराइट्स बोलते हैं, वो इस लेयर में आके जल के राख हो जाते हैं। अगर ये लेयर नहीं होगी तो क्या होगा कि वो आके सीधे हमारे ऊपर गिरेंगे, हमारे घर पे गिर सकते हैं, हमारी फील्ड पे गिर सकते हैं और बहुत सारे डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो मेसोस्फीयर का स्पॉटिंग यहाँ पर इसलिए हो जाता है। इसके बाद आता है आपका थर्मोस्फीयर। इन थर्मोस्फीयर टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। इस पार्ट में ये होता है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है टेम्परेचर बड़ी तेज़ी से बढ़ता जाता है। आयनोस्फीयर इज ए पार्ट ऑफ दिस लेयर, और इसी लेयर का एक पार्ट है आयनोस्फीयर। एक बार इस मैप को देख लीजिए, यहाँ पर देखिए ओजोन लेयर हमारी कहाँ पर होती है, स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, मेसोस्फीयर, देन थर्मोस्फीयर एंड देन लास्ट वन इज एक्सोस्फीयर। Now thermosphere, in the thermosphere temperature is very rapidly decreased that now it extends between 80 to 400 kilometers, 80 से 400 किलोमीटर की हाइट तक की रहती है। दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। ये जो आप रेडियो की खबरें सुनते हैं, जो हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जितना भी वायरलेस कम्युनिकेशन है, वो सारी का सारा कम्युनिकेशन कहाँ से होता है, वो इस लेयर से ही होता है। अगर ये लेयर नहीं होती, इसमें लेयर में जो एक आयनोस्फीयर है वो लेयर नहीं होती, तो हम वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, हम रेडियो और टीवी नहीं देख पाते, हमारे सैटेलाइट पर नहीं कर पाते प्रॉपरली। इनफैक्ट रेडियो वेव ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम बैक टू दिस लेयर बाई दिस लेयर। तो रेडियो तो बिल्कुल ये काम नहीं करता। नाउ एक्सोस्फीयर, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एक्सोस्फीयर। दिस लेयर हैज़ वेरी थिन लेयर, इसमें बहुत ही हल्की लेयर होती है, पतली लेयर होती है, और लाइट गैसेज लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हेयर। ओके, फॉर 10 days नोट डाउन वेदर रिपोर्ट फ्रॉम ए लोकल न्यूज़पेपर एंड देन ऑब्जर्व द चेंजेस अकरिंग इन द वेदर। 10 दिन तक आपको करना है। और दूसरा, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट द अर्थ रिसीव ओनली 1 in 2 billion पार्ट्स ऑफ द सन्स एनर्जी। अगर पूरी आ जाए तो हम सब जल के मर जाएंगे। अब नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टडी इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।